रिटेल इन्वेस्टर हो गया या कोई बड़े इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर रियल इस्टेट, बजट 2024 में बहुत कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, ताकि आप उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लान या फिर फाइनेंशियल गोल को एडजस्टमेंट कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में उन सारे चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे असर कर सकता है। तो नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। तो आज हम इस वीडियो को मेनली 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है एसटीटी ऑन एफएनओ, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड चौथा टैक्स चेंजेस ऑन रियल एस्टेट और पांचवा है गोल्ड। और आखिर में हर वीडियो की तरह मैं अपना कंक्लूजन बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में कुछ तो चेंजेस होने वाला है। इसका आगाज हमें पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज होना, खास करके रिटेल ट्रेडर के थ्रू से, ये एक हेल्दी साइन नहीं था। लोग अपना हाउस होल्ड सेविंग्स को छोड़कर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड ले रहे थे और 100 में से करीब 90 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस भी कर रहे थे। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में एसटीडी का जो इंक्रीज किया गया है, इसके रिलेटेड फुल वीडियो हम भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड पहले ही कर चुके हैं। और वहां पर भी हमारा कंसर्न यही था कि इस तरह से अगर टैक्स बढ़ जाता है तो क्या वाकई रिटेल ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग स्मोकिंग के दिए थे। और अगर पर्सनली मुझे कोई पूछे तो मैं भी यही बताऊंगा, अगर सेबी और गवर्नमेंट को लगता है कि वो रिटेल ट्रेडर को फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रख सकते हैं तो ये उनका गलतफहमी है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ओर। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये 15% से हाइक होकर 20% हो चुका है। यहाँ पर भी ये सवाल आ जाता है, क्या गवर्नमेंट आगे चल के ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसको भी आपका ऑर्डिनरी इनकम स्लैब रेट में मिला देगा? क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में स्टॉक मार्केट में थोड़ा पार्टिसिपेंट रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू से इंक्रीज हुआ है, तब से गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो टैक्स लग रहा था उसके ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस कर रहा है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आ जाता है कि आगे चल के गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी आपके ऑर्डिनरी इनकम टैक्स स्लैब में ला सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग का ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, इसमें पहले 1 लाख प्रॉफिट तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता था और रिमेनिंग प्रॉफिट के ऊपर फ्लैट 10% में आपको टैक्स लग रहा था। लेकिन इस बार पहले 1,25,000 प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और उसके ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, टैक्स छूट सिर्फ 25,000 रुपए के ऊपर मिला है। मतलब 25,000 के ऊपर 10% के हिसाब से सिर्फ 2,500 रुपए की आपका बचत हो रहा है। लेकिन जब टैक्स देने की बात आता है तो यहाँ पर ये जो 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, ये कहीं अधिक हो सकता है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी अगर देखें तो यहाँ पर भी टैक्स बर्डन बढ़ाकर इसको पेनलाइज कर रहा है। चौथा सबसे बड़ा चेंजेस जो लाया गया है वो है रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट सेगमेंट में ये प्रोपोज किया गया है, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल एरिया में, उन सारे प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया जाए और उनको एक यूनिक नंबर की जैसा एक नंबरिंग किया जाएगा। और रियल एस्टेट में जो टैक्स लग रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने के बाद 20% के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन इस बजट में वो इंडेक्सेशन बेनिफिट को यहाँ पर अबोलिश किया गया है और ये जो टैक्स रेट 20% था उसको घटाकर 12.5% के हिसाब से ला दिया है। तो यहाँ पर टैक्स जरूर घटा है, लेकिन ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है जो पहले यूज होता था वो बहुत ही टैक्स एफिशिएंसी हो रहा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी सेलर के हिसाब से। जब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट अबोलिश हो चुका है तो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है यहाँ से आगे जाके जब भी कोई प्रॉपर्टी का डील होगा तो वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू और पेपर वैल्यू में बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकता है। और आखिर में 5वां चेंजेस आया है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर जहाँ पर बेस रेट 15% लग रहा था, अब उसको घटाकर 6% कर चुके हैं। तो यहाँ पर करीब 9% का टैक्स कट हो चुका है, जिसके वजह से 1 किलो गोल्ड के ऊपर करीब 5 लाख का जो टैक्स लग रहा था वो अब घट जाएगा। इसीलिए बजट के बाद अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइस में ड्रास्टिकली चेंजेस हमको देखने को मिल चुका है। नो डाउट गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट है और रियल एस्टेट की तरह हमारे भारत में गोल्ड कंजप्शन भी एक इमोशनल परचेज है जो कि आगे जाके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्यूचर में जाके इकोनॉमी में कहीं पर भी कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज्यादातर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ टाइम तक ये टैक्स रेट चलता रहे, लेकिन आगे जाके ये टैक्स रेट में फिर से बढ़ोतरी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आखिर में मेरा कंक्लूजन देखिए, यहाँ पर तो कोई भी कंफ्यूजन ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ये जो एसटीडी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन इतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी हमारा स्टॉक मार्केट नीचे ना जाते हुए
फिर से ऊपर जा रहा है, इसके पीछे का दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है इतने टैक्स चेंजेस होने के बाद भी लोगों के पास और दूसरा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि बैंक में जो एफडी होता है उसमें भी अभी करीब 7-7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की भी बात करें तो ये उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी ओर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हेवीली कैपिटल की जरूरत है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है बजट टाइमिंग। नॉर्मली जो बजट अनाउंस होता था वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले फरवरी मंथ के पहले में ही डिक्लेयर हो जाता था, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल बजट में आप क्या कर सकते हैं वो डिसाइड करने का एक टाइम फ्रेम आपको मिल जाता था। लेकिन ये बजट आपको मिड फाइनेंशियल ईयर में आ चुका है और ये इफेक्ट इमीडिएट बेसिस में होता है। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ पर सेल ऑफ कर भी लेता है तो उसको वैसे भी टैक्स देना है। इसलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको अगर लगता है कि स्टॉक मार्केट से बेटर अपॉर्चुनिटी तो उनको कहीं और मिल रहा है, तो वो लोग अपना पोजीशन को स्लो एंड स्टेडीली स्क्वायर अप करने वाले हैं, जिस वजह से मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाला है। और अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो मेरा जिस तरीके से अनुमान है यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू और पेपर वैल्यू के अंदर बहुत ही डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से आपको ये लग सकता है रियल एस्टेट के वैल्यू एक्चुअल में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लैक मनी या फिर कैश ट्रांजैक्शन के चलते रियल एस्टेट के वैल्यू में फिर से जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था उस तरह से ग्रोथ होने ही वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक ये भी हो सकता है, अगर रूरल और अर्बन एरिया का जो प्रॉपर्टी का ये लोग डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, वहां से अगर कोई डाटा माइनिंग करके गवर्नमेंट आने वाले बजट पे बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर एक लिमिट के ऊपर ज्यादा प्रॉपर्टी होने के चलते अगर टैक्स लगा देता है, तो मार्केट में रियल एस्टेट का ये जो डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई और ज्यादा होने वाला है। और गोल्ड की क्या बात करें, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। ये इकोनॉमी को जिस तरीके से स्टेबिलिटी देता है, इसका महंगा होना इन्फ्लेशन को भी ऊपर लेने में मदद करता है। इसलिए शायद गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर टैक्स को घटा लिया है। लेकिन नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए, क्योंकि अब तक गोल्ड के ऊपर जीएसटी 3% का लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो वहां पर टैक्स बढ़ जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।